वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट मींस इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट। ये चार तरीके से होती है। जो इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट है ये चार तरीके से होती है। एक तरीका हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, एक हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, एक हमारे पास है रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक भी बोलते हैं इसको। और एक हमारे पास है हाइपर कॉन्जुगेशन। ये चार हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स हैं। कहने का मतलब है जब भी कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है सबस्ट्रेट के ऊपर, हमें पता है कि जब भी रिएक्शन होती है हमारे पास मान लो दो रिएक्टेंट है ए प्लस बी और वो मिलके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इनमें से एक तो क्या होगा, अटैकिंग रिएजेंट, और दूसरा क्या होगा, अटैकिंग रिएजेंट, और दूसरा क्या होगा हमारे पास, सबस्ट्रेट जिसके ऊपर अटैक होना है। ठीक है। तो जब अटैकिंग एजेंट अटैक करता है तो सबस्ट्रेट में कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है। वो चेंजेस क्या आते हैं, हम सबसे पहले पढ़ेंगे ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या चीज़ है। मान लो आपके पास एक, ये मैंने कार्बन की चेन लिखी और यहाँ पे मैंने एक एटम लगा दिया, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या है ये, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव हम लोग बोलते हैं वो उस एटम को जिसकी टेंडेंसी होती है कि जब भी वो किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, म्यूचुअल शेयरिंग करता है, उसके बावजूद भी वो अपनी पावर दिखाते हुए शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है। ठीक है। मान लो आप एक स्कूटर लेते हो, आपने 50,000 का स्कूटर है, इस बंदे ने भी ये 25,000 दिया, इस बंदे ने भी ये 25,000 दिया। अब इसके ऊपर दोनों का बराबर हक होना चाहिए। बट होता क्या है कि जो मान लो ये वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन थोड़े से अपनी तरफ खींच के रखेगा, जिसके कारण इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव और इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है। मतलब कि ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, एक तरफ शिफ्ट हो जाता है। किसकी तरफ शिफ्ट होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा। कहने का मतलब है इंडक्टिव इफेक्ट कब अराइज होता है, अराइज क्या होता है, ये परमानेंटली होता ही होता है। जब भी कोई कार्बन चेन हो जिसमें हेलोजन जैसे लगे हों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, तो उसमें वो प्रेजेंट होगा ही होगा इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट होंगे। ठीक है। जैसे ये इसकी तरफ ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे, फिर ये यहाँ से भी शिफ्ट करेगा, यहाँ से भी शिफ्ट करेगा। ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ से इसका एक प्रभाव ज़्यादा होगा, यहाँ प्रभाव कम होगा, यहाँ प्रभाव कम होगा, क्योंकि ये इसके पास में है ना, तो यहाँ से ज़्यादा खींचेगा, यहाँ से कम खींचेगा, यहाँ से उससे कम खींचेगा। क्योंकि ये इससे क्या है, इससे दूर है ना, ये वाला जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इससे कम दूर है, इससे पास, सबसे पास है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इंडक्टिव इफेक्ट, पहली बात तो ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ये कब अराइज होता है, जब सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट करते हैं किसकी तरफ, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन अ चेन, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन अ चेन, तब ये वाला इफेक्ट अराइज होता है। और दूसरी बात ये है कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। ये दूरी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे इसकी दूरी मतलब ये दूर होता जाता है तो इसका प्रभाव कम होता जाता है। ये आपको एग्जांपल में ज़्यादा क्लियर मैं करवाऊंगा। तीसरा अपना बात है कि ये इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट, इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट। ये परमानेंट है। परमानेंट क्यों है, क्योंकि आपके पास जो सबस्ट्रेट होगा, जो कार्बन चेन होगी जिसके साथ कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा होगा, तो ये तो परमानेंटली शिफ्ट ही रहने, इलेक्ट्रॉन एक तरफ डिस्प्लेस ही रहने हैं, क्योंकि इसकी टेंडेंसी ऐसी है। ठीक है। जैसे आप क्लास में पढ़ते थे छोटे होते, तो बेंच के ऊपर दो जने बैठते थे। ठीक है। अब कई बार क्या होता था, हमारे साथ ऐसा लड़का बैठ जाता था जो बहुत ही लड़का होता था, हमें उससे डर लगता था। तो वो क्या करता था, वो अपना बैग, खुद तो उसने बैठना ही बैठना है यहाँ पे,
ठीक है। अब बेंच का मतलब क्या है कि ये दोनों की बराबर की सीट है। कई बार क्या होता था, ये बंदा ज्यादा तगड़ा होने की वजह से ये अपनी बदमाशी दिखाता था। ये क्या करता था, अपना बैग उठा के ऐसे बीच में रख लेता था और हमें कहता था चल थोड़ी साइड पे हो। कहने का मतलब ये ज्यादा अधिकार जमाता था। अब अगर ऐसे प्रेजेंट होंगे ग्रुप कार्बन चेन में, तो ये परमानेंटली रहेगा ही रहेगा। ठीक है। अब ये दो प्रकार का हो गया एक तरह से देखा जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट। एक होता है माइनस आई इफेक्ट और एक हमारे पास हो गया प्लस आई इफेक्ट। ठीक है। माइनस आई इफेक्ट का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। प्लस आई इफेक्ट का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन को दूसरी तरफ धकेलना। जैसे अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। अगर मैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, इसके इसके, तो ये क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को इस तरफ को रिलीज कर रहे हैं। तो ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। और ये वाला जो है वो जो है कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है। अब हमारे पास इनका एक वो है, क्या उसको बोलते हैं हम लोग, एक पूरा बना हुआ है, जैसे ऑर्डर बना हुआ है, NR3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव। इसी तरह से और भी हैं, मैं जस्ट एक आपको एग्जांपल के तौर पे समझाने लगा हूँ। और इसमें और भी हम लोग बता सकते हैं, जैसे NO2 हो गया, CN हो गया, COOH हो गया। इसी तरह से ये हमारे पास पूरी एक वो है, ऑर्डर दिया हुआ हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज विनाइल। और उसके बाद आ गया हमारे पास, इससे ज़्यादा मतलब इसका सबसे कम जो माइनस आई इफेक्ट होता है, इससे ज़्यादा किसका होता है, अराइल ग्रुप का। अराइल ग्रुप कैसे होता है, ये बेंजीन जो होती है हमारे पास, ये बेसिकली ये C6H6 है। जब इसका एक H निकाल दे तो हम ऐसे छोड़ देते हैं ऊपर, तो फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो इसको हम लोग अराइल ग्रुप को इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है। इसी तरह से और भी कितने सारे हैं, मैं जस्ट एक एक्सट्रीम वाले, लेफ्ट वाले और राइट वाले मैंने बना दिए। अब इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन निकल के आता है इन दोनों के बीच में। हमारे दिमाग में आता है कि चलो ये तो नज़र आ रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, क्यों, क्योंकि इस इनको अगर इनकी आप एक स्ट्रक्चर देखो, या कह लो आप ये किन एटम से मिलके बने हैं, तो मैं कहूँगी ये NO2 किससे मिलके बना है, तो आप कहोगे कि इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसमें कार्बन नाइट्रोजन है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन है। कहने का मतलब है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में को, कि वो कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, उसके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स माने जाते हैं। फ्लोरीन की वैल्यू होती है 4.0, इसकी होती है 3.5, इसकी भी होती है 3.5 और इसकी होती है 3.0। ये हमारे पास पॉली स्केल है जहाँ से हम लोग इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है। अब हम इसको ध्यान से देखें कि इस इनके ऊपर प्लस चार्ज है, तो प्लस का मतलब ये क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, भूखे हैं, तो भूखा तो और भी ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। बट इसमें एक चीज ध्यान से देखो दोनों को, आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई यहाँ पे 3 R लगे हैं और इसके ऊपर प्लस चार्ज है, यहाँ पे 3H है। ठीक है। अगर इसको ध्यान से आप देखो तो आप कहोगे कि ये R ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं। एक बेटा आप याद रख लो, जितनी भी कार्बन चेन है ना, वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, प्लस से इफेक्ट शो करती है। ठीक है। तो अब ये तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसको एक तरफ धकेल रहे हैं, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज है, मतलब इसकी डेफिशिएंसी को रिड्यूस कर रहे हैं, इसके प्लस चार्ज को खत्म कर रहे हैं। जब नाइट्रोजन की भूख ही खत्म हो जाएगी, उसकी डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन क्यों खो छीनेगा, क्यों लेगा। इसका मतलब ये बड़ा अजीब नहीं लग रहा कि इसकी तो फिर कम होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, क्यों, क्योंकि इस तरफ देखो ये भी नाइट्रोजन भूखा है, बट इसके साथ ऐसे कोई ग्रुप नहीं लगे हुए जो कि इसके प्लस को खत्म कर रहे हैं। तो इसकी तुलना में देखा जाए तो ये हमें बेटर क्या नजर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेटर नजर आ रहा है, अकॉर्डिंग टू अगर ये वाला हम लोग रूल लगाते हैं। बट एक्चुअल में होता क्या है यही, क्योंकि देखो ऑर्डर में मैंने लिखा तो इसका मतलब है तो यही है, बट इसका हम लोग कारण जानते हैं कि इसका कारण क्या है। उसका कारण ये है कि ये जो आर ग्रुप है ये बल्की ग्रुप है। बल्की का मतलब बड़े बड़े ग्रुप है, क्योंकि आर कार्बन लगे हैं तो कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए इसके साथ एच भी लगे होंगे। तो वो बड़े बड़े ग्रुप लगे होने के कारण क्या होता है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, ऐसे रिपेल करते हैं।
रिपेल करने पर ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीज कर जाता है। अब यहाँ पे तो छोटे छोटे ग्रुप भी हैं, इसकी तुलना में यहाँ पे ये बॉन्ड एंगल ज्यादा बढ़ेगा। अब बॉन्ड एंगल अगर बढ़ जाता है तो उससे फिर क्या होता है, देखो ये आपको मैं दोबारा से यहाँ पे बता देता हूँ। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे अगर बॉन्ड एंगल, अगर आपको ये वाला पड़ा हुआ है, ये वाली कोई डायग्राम ऐसे पड़ी हुई है आपने, ये मैंने बनाई है टेट्राहेड्रल, इसमें 109 डिग्री, 0.5 डिग्री, 109.5 डिग्री होता है ये इसका एंगल होता है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। इसी तरह से अगर कोई ये वाली एंगल है ट्राइगनल प्लेनर वाली, तो ये ट्राइगनल प्लेनर के में कितना एंगल होता है, 120 डिग्री, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। अगर इसी तरह से हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन और कौन सी आ सकती है, एक ये आ गई, एक आप और लेके आ सकते हो, ये वाली क्या उसको बोलते हैं, 109 डिग्री हो गया, 120 डिग्री होगा, एक आप 180 वाली ले सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बॉन्ड एंगल बढ़ा के बताना है ना, तो आप इसमें से बेरियम क्लोराइड की चाहे एग्जांपल ले लो, चाहे वो ले लो आप, क्या उसको बोलते हैं हम लोग, अलमियस की, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड की भी ले सकते हो, किसी की भी ले सकते हो। आपको मतलब कि ये बताना है कि एक इस तरफ लगा हुआ एटम और एक इस तरफ लगा हुआ, तो ये ऐसे, ये वैसे मैं बेरिलियम क्लोराइड लिख ही देता हूँ, वो आपको पता लग जाए। जैसे इसकी BF3 हो गई, इसकी CCl4 हो गई, ठीक है। ये मैं इसलिए जस्ट वैसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि डायग्राम पता लग जाएगी कैसे बन रही है। अब आप देखो इनमें अगर बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, ठीक है, बॉन्ड एंगल बढ़ने से क्या हो रहा है कि इनकी हाइब्रिडेशन चेंज हो रही है। अब हाइब्रिडेशन चेंज हो रही है, अगर यहाँ पे 4 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, एक s का और 3 p के, यहाँ पे एक s का 2 p के, यहाँ पे एक s का और मतलब यहाँ पे 2 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, यहाँ पे 4 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब NH3 पॉजिटिव और R3N पॉजिटिव, अब दोनों में बॉन्ड तो उतरे ही है, पर इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा हो गया। बॉन्ड एंगल ज्यादा होने से क्या होता है कि S का करैक्टर बढ़ जाता है। अब S का करैक्टर कैसे बढ़ गया, देखो आप खुद देखो कि जब ऐसे बॉन्ड एंगल बढ़ता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर S का करैक्टर बढ़ रहा है, आप कहोगे कैसे बढ़ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये 4 ऑर्बिटल हैं, मैं 4 ऑर्बिटल को 4 इंसान मान लूं, मैं कहूँ इनको 100 रुपया बांट दो, तो S को कितने मिलेंगे, 25, चारों में से एक 25 रुपए मिलेंगे ना। अगर इन ये कितने ऑर्बिटल हैं, 3 है, तो मैं 100 रुपया बांटू तो कितने कितने आएंगे, लगभग 33। और यहाँ पे अगर मैं 100 रुपया बांटू तो कितने आएंगे, तो यहाँ पे S का करैक्टर 50% है, यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 25 है। अब S करैक्टर जितना ज्यादा होता है ऑर्बिटल्स का, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि भाई जितना S करैक्टर ज्यादा, मोर द S करैक्टर, मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हमें कैसे पता लगा कि इसमें से S करैक्टर किसका ज्यादा है, हमने ये कहा कि भाई बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा है, इसलिए बॉन्ड एंगल जिसका ज्यादा होता है उसका S करैक्टर ज्यादा होता है, ठीक है बेटा। अब आपको पता लग गया होगा कि जो हमारे पास एक्चुअल में हम लोग ये मान रहे थे कि भाई ये वाला जो है इसकी कम होनी चाहिए और इसकी ज्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, तो वो गलत है, असल में इसी की ही ज्यादा है। ये तो पहले नंबर पे है, बल्कि हमने देख लिया है, ठीक है जी। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि इनके वो एप्लीकेशंस क्या हैं। तो ये बड़ी मजेदार आगे आ रहा हमारे पास। अब एप्लीकेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है, चाहे प्लस आई इफेक्ट है या माइनस आई इफेक्ट है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहले एप्लीकेशन तो ये है कि ये हमें एसिडिक करैक्टर के बारे में बताते हैं। जैसे कि अब मैं आपको सारे रूल्स लगा के यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मान लो ये मेरे पास कोई एसिड है, एसिड को हम लोग जनरल फार्मूला इससे लिखते हैं, ठीक है। जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा RCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अगर ये एसिड एक्ट कर रहा है, एसिड का काम दे रहा है, तो इसका एसिड का हमेशा H छोड़ने के बाद जो बाकी का पोर्शन होता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट
बेस बोलते हैं। तो अब ये एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? कॉन्जुगेट बेस पे। अब यहाँ पे आर मैंने कुछ नहीं लिखा, आर एक जनरल टर्म है कार्बन चेन के लिए। जैसे सपोज करो अगर आप नहीं लगाना चाहते, मान लो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का एक ये वाला मेंबर ले लेता हूँ और एक ये वाला, एक मैंने फॉर्मिक एसिड ले लिया, एक मैंने एस्टिक एसिड ले लिया, और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। अब इसमें कोई रट्टे वाली बात नहीं है, सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग वाला काम है। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये जो एसिड है इसका अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो ये एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, अगर इसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा तो ये एसिड वीक होगा। कहने का मतलब अब मैं दोनों को कंपेयर करूंगा, ये एसिड है और दूसरी तरफ कॉन्जुगेट बेस, ये एसिड है दूसरी तरफ उसका कॉन्जुगेट बेस। ऐसे ही अगर इस लेफ्ट साइड पे अगर मान लो बेस हो तो दूसरी तरफ उसका कॉन्जुगेट एसिड बनता है, बिल्कुल उल्टा बनता है। ठीक है, ये आप याद रख लो। अब यहाँ पे H निकला तो ये बन गया, अब हमने देखना है, और यहाँ पे भी H निकला ये बन गया एसीटेट आयन। अब देखना है कि क्या ये स्टेबल है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे ये वाला ग्रुप कौन सा है? R ग्रुप, कार्बन चेन। मैंने आपको बताया था कि जितने भी कार्बन चेन होती हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होती है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को इस तरफ को भेजेंगे। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन को इस तरफ को सेंड कर रहे हैं, धकेल रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं प्लस आई इफेक्ट से, तो उससे क्या होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कहीं भी ये ध्यान में रखना है कि किसी के भी ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो कब स्टेबल होगा, जब उसका नेगेटिव खत्म हो जाए। इसी तरह किसी के ऊपर भी जब प्लस आ जाए तो वो कैसे स्टेबल होगा, जब उसका प्लस कम हो जाए। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो स्पीसीज है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अब ये स्टेबल कब होगी, जब इसका नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा इसके साथ कौन से ग्रुप लगे हुए हैं। अब यहाँ पे लगा हुआ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो कि क्या काम कर रहा है, वो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को और बढ़ा रहा है, कम नहीं कर रहा और बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब ये वाला कॉन्जुगेट बेस तो स्टेबल नहीं रहा, ये तो वीक हो गया। तो अगर ये वीक है तो फिर ये एसिड भी हमारा वीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ऐसे सोचो कि एस्टिक एसिड एच आयन को छोड़कर एसिड बन रहा है। वो एसिड क्यों है? क्योंकि वो एच आयन छोड़ रहा है। जब उसको पता है कि एच छोड़ने के बाद जो पोर्शन बन रहा है वो स्टेबल नहीं है, तो ये इसको क्यों छोड़ेगा? जो काम करने पर उसको पता है कि वो स्टेबल नहीं रहेगा, उसका नुकसान होगा, तो वो उसको क्यों छोड़ेगा? तो ये इसको छोड़ना पसंद ही नहीं करेगा, तो ये वीक एसिड हो गया। ऊपर देखो, अब यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे जो जो आपका ये फॉर्मेट आयन है इसकी स्थिति इस वाले एसीटेट आयन से बेहतर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कॉन्जुगेट बेस जो है ये नीचे वाले की तुलना में स्टेबल है। अगर ये स्टेबल है तो फिर ये एसिड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड जो है वो एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, यहाँ पे तो आई इफेक्ट का हो गया। अब इसी तरह से मान लो आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पे आपके लग गया COOH। ठीक है, फिर आपके पास आ गया, आप ऐसे करते हैं यहाँ पे लगा देते हैं फ्लोरीन। फिर इसी तरह से आ गया CH3 CH2 CH2F CH2 COOH। फिर इसी तरह से यहाँ पे आ गया CH3 CH2 CH2, यहाँ पे एक हटा के यहाँ पे F लगा देते हैं, यहाँ पे 2 3। ठीक है जी, ये आपके पास हो गया। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे कि ये जो फ्लोरीन है, अब देखो हमने पीछे क्या देखा था कि जब ये एसिड है ये स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कहोगे कि भाई ये H जब छोड़ेगा तो उसके बाद जो पोर्शन बनेगा बाकी का रिमेनिंग पार्ट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हमने ये देखना है कि ये स्टेबल है कि नहीं है जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा। इसके केस में भी ऐसे ही चेक करेंगे, इसके केस में भी ऐसे ही चेक करेंगे कि इसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है या नहीं है। तो हमें क्या पता है कि कॉन्जुगेट जो बेस बनना है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना है, तो हमें वहां पे ऐसे ग्रुप्स की जरूरत पड़ेगी जो इसके नेगेटिव को कम करें। तो बाई चांस यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये यहाँ से खींचेगा और ये इधर से खींचेगा।
इसी तरह ये इधर को खींचेगा, ये इधर को खींचेगा, इसी तरह ये इधर को खींचेगा, या यहाँ से खींचेगा, या यहाँ से खींचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको ये सिर्फ जो डिस्टेंस डिपेंडेंट वाली चीज है वो बताना जा रहा हूँ। डिस्टेंस डिपेंडेंट, मैंने कहा था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब अब जैसे ये फ्लोरीन बिल्कुल इस के ऊपर, जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा इसको छोड़ने के बाद, तो ये बिल्कुल पास में है तो उसके नेगेटिव को कम करने में मदद करेगा। जबकि ये क्या है, ये थोड़ा सा दूर चला गया यहाँ से, ठीक है ना, ये तो बिल्कुल साथ ही था, पहले कार्बन ही हो गया। यहाँ पे ये देखा जाए तो दूसरे इस ग्रुप से दूसरे कार्बन पे है, ये इस ग्रुप से तीसरे पे है, तो जितना ये दूर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो उतना ये एसिड जो हो जाएगा वो वीक हो जाएगा, क्योंकि वो उतना कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा उसके इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करके। ठीक है बेटा, इसी तरह से इसमें आप और भी कई चीजें बता सकते हैं कि जो एसिड है वो Ka वैल्यू पे डिपेंड करता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड पे डिपेंड करता है। जितनी Ka वैल्यू ज्यादा होगी उतना एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, और इसी तरह से जितनी pKa वैल्यू ज्यादा होगी उतना एसिड वीक होगा। ठीक है, आमतौर पे पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे आपको 3-4 वैल्यू दी होती है pKa वैल्यू, तो आपने देखना है जिसकी pKa वैल्यू कम है, जिसकी कम है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। उल्टा होता है इसमें, Ka केस में बिल्कुल सीधा है, जितना Ka ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके केस में उल्टा हो गया, आप ऐसे सोच के चलो, पीके का मतलब पीकर, जैसे दारू पीकर, जब कोई दारू पी लेगा तो वो बंदा वीक हो जाएगा। ठीक है, जितनी पीके वैल्यू, जितनी पी ज्यादा पी होगी, पीके ज्यादा आया होगा, उतना वो एसिड वीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इस तरह से क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हो। पीके होता क्या, पीके बेसिकली माइनस लॉग ऑफ के है। जैसे आप पी एच लिखते हो तो उसका मतलब क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन। यहाँ पे जिसके आगे पी लग गया तो वो माइनस लॉग ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप अगला भी कर सकते हो। इसमें आगे वैसे बेसिक आगे आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताई जाएगी। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने ये बताना है कि आपके पास इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं, उस चीज़ से आप लोग बता सकते हो। बाकी आपको मेन चीज़ ये याद रखनी है कि जब भी कोई जो अ, आपके पास सपोज करो कोई भी एसिड है या कोई भी स्पीसीज है जिसके ऊपर कोई भी स्पीसीज, एनी स्पीसीज हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए, मान लो कोई भी स्पीसीज है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए उसके साथ ऐसे ग्रुप लगे होने चाहिए जो कि नेगेटिव को कम कर दे। इसी तरह किसी स्पीसीज के ऊपर प्लस चार्ज आया हुआ है तो ऐसे ग्रुप लगे होने चाहिए जो उसके प्लस को कम कर दे। इसका मतलब ये हो गया कि मान लो जैसे अभी हमने पढ़ा है कि सपोज करो आपके पास ये वाली स्पीसीज है, तो अगर यहाँ पे ऐसे ग्रुप लग जाएं जो कि इलेक्ट्रॉन को कम खींचे अपनी तरफ, मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस कर दें, डिस्पर्स कर दें, तो वो उसको मतलब स्टेबलाइज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ऐसे ग्रुप लगे हों जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं और इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको और ज्यादा इंटेंसिफाई कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, हम कहेंगे कि ये तो इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। इसका मतलब ये भी चीज बहुत डिपेंड करती है कि कौन सा ग्रुप लगा हुआ है और कौन सा नहीं लगा हुआ है। ठीक है, जैसे आपको ये भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं आमतौर पे, आपके पास मान लो ये अमोनिया है और दूसरी तरफ आपके पास है RnH2 है। अब आपसे ये आमतौर पर क्वेश्चन आता है कि दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग बेस है। पहली बात तो ये बेस कह रहा है, ये बेस इनको क्यों कह रहा है, यहाँ पे तो कोई OH नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे बेस की जो डेफिनेशन है वो आर्हीनियस वाली नहीं है, यहाँ पे वो ब्रोंस्टेड लॉरी वाली डेफिनेशन है। यहाँ पे सॉरी लुईस एसिड वाली डेफिनेशन है। लुईस एसिड क्या कहता था कि जो लोन पेयर को डोनेट करता है वो बेस है, और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो एसिड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने यही चीज बतानी है कि ये इनमें से कौन सा
स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, दोनों ही डोनेट कर सकते हैं दूसरे को। तो अब हमने देखना कि जो बढ़िया तरीके से डोनेट करेगा हम कहेंगे वो अच्छा बेस है। तो यहाँ पे भी हमने क्या रूल लगाना है, यहाँ पे भी वही इंडक्टिव इफेक्ट को ही यूज करना है। हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पे जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो जब वो NH3 है, अब ये अपना इसके पास आया H+, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, तो ये क्या बन गया NH4 पॉजिटिव। और अगर यही वो NH2 के पास जाता H+, तो क्या होता, ये इसको डोनेट करता, तो ये क्या होता NH3+ बनता। अब नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, पर अगर नाइट्रोजन के इर्द गिर्द आप देखो कि कौन कौन से एटम लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हैं और एक R लगा हुआ है। अब R किस नेचर का, मैंने बताया कार्बन चेन R अल्काइल ग्रुप है, ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, या कह लो कि ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है सिग्मा बॉन्ड, ये इसको नाइट्रोजन की तरफ धकेल रहा है, पुश कर रहा है कि जाओ उधर, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी है ना इसकी। तो इस वजह से ये क्या होगा, जब इसकी तरफ पुश करेगा तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब नाइट्रोजन पहले क्या था, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, भूखा है। जब इसको इलेक्ट्रॉन इधर से मिल रहे हैं, इसकी हेल्प कर रहा है कोई इसके प्लस को खत्म करने में, तो नाइट्रोजन जो है वो स्टेबल हो जाएगा। जबकि यहाँ पे ऊपर वाले केस में नाइट्रोजन के साथ ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ जो इसके प्लस को कम करे। मैंने पीछे भी बताया था किसी भी स्पीसीज के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो कब स्टेबल होगी, जब उस स्पीसीज में ऐसे ग्रुप लगे हों जो उसके नेगेटिव को कम कर दें। इसी तरह ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाए तो हमें ऐसे ग्रुप लगे होने चाहिए जो कि उसके प्लस को खत्म करें। अब प्लस का मतलब होता है भूख, डेफिशिएंसी। तो कैसे ग्रुप लगे होने चाहिए, अब खुद सोचो, जो उसको इलेक्ट्रॉन दें। अब यहाँ पे तो R ग्रुप लगा हुआ इलेक्ट्रॉन देने वाला, यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। या इस तरफ से देखो तो हम कहेंगे कि जो अल्काइल अमीन है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, ये इसके कंपैरिजन में वीक बेस है। इसी तरह से आप ये भी क्वेश्चन बना सकते हो यहाँ से कि मान लो आपके पास NH2 है और दूसरी तरफ आपके पास NH3 है। अब बताओ दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आप क्या कहोगे कि जो जल्दी दे देगा। अब कौन जल्दी देगा, क्योंकि देने के बाद हमने क्या देखना है, पहले तो ये देखना है कि ये दे तो रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, कौन जल्दी देगा। इससे अभी जब भी तुलना की थी तो हमें पता लगा था कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है इससे। अब इसको इससे कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हमने देखना है, असल में होता क्या है, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस कंसेप्ट। वो रेजोनेंस क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन हो जाती है। ये कब होती है, जब भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाली स्थिति बन रही हो, मींस अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड पड़े हो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, या फिर लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसी अगर स्थिति बन रही हो तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी जगह से शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। इसको बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। ये हम बाद में करेंगे, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करेंगे फिर हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट करेंगे। तो सेम चीज वही होती है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये देखो इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये वाली कंडीशन बन रही है, ये वाली। तो यहाँ पे ये इस तरफ शिफ्ट कर जाते हैं और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये जब शिफ्टिंग होती है तो कहने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस में चले जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन अंदर घूमने चला गया, डीलोकलाइज हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन अब दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएगा। जब अवेलेबल नहीं हो पाएगा तो अंडरस्टूड है कि ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होगा, तो इस वजह से दूसरे को दे नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, वीक बेस हो गया। इसकी तुलना में कम से कम ये जो NH3 है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है बेटा, होप है आपको इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में। थैंक यू।